भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे या तो लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं या फिर नफरत की हद तक डरते हैं। ऐसा का जो कंट्रोल है, वाह रे वाह। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता। अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहाँ है अमित शाह? एक ऐसा नाम जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां बाकी नेताओं की सोच खत्म होती है वहां से उसकी अगली चाल शुरू हो जाती है। जब किसी राज्य का अजय किला अचानक से ढह जाता है, जब चुनावी गणित रातों रात बदल जाती है, जब विरोधी समझ ही नहीं पाते हैं कि खेला कब हो गया और कहां हो गया, तब सत्ता के गलियारों में सिर्फ एक नाम सबसे ज्यादा फुसफुसाया जाता है, अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी का नाम फुसफुसाया जाता है। चलिए भैया, इस तरह रोड पे बात नहीं करते। चलिए, चुनाव जीतना हमारा काम है, चुनाव को हम जीतते हैं। वो आदमी जिसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आधुनिक रणनीतिकार का चाणक्य कहा जाता है और विरोधी उनसे भारतीय राजनीति का सबसे खतरनाक रणनीतिकार बताते हैं। एक ऐसा नाम जो भाषणों से कम और अपनी चालों से ज्यादा डर पैदा करता है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। वो जो कैमरे के सामने ज्यादा नहीं बोलता है लेकिन पर्दे के पीछे पूरा खेल डिजाइन करता है। वो जो पत्रकारों को भी सीधे जवाब देता है और विरोधियों को खुली चुनौती देता है। अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे। अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। मेरा कोई रोल नहीं है, आपका ही रोल है। मेरा सबसे बड़ा रोल है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब मिलेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर एक समय शेयर बाजार के नंबरों और छोटे बिजनेसों में उलझा रहने वाला आदमी कैसे 140 करोड़ लोगों के देशों की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा बन गया। कैसे मानस गांव का एक लड़का भारत की सत्ता का सबसे बड़ा गेम डिजाइनर बन गया। क्यों लोग कहते हैं कि मोदी और शाह सिर्फ दो नेता नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसने भारतीय राजनीति का पावर बैलेंस ही बदल दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ अमित शाह की नहीं है, आज की कहानी है सत्ता की, आज की कहानी है रणनीति की, वफादारी की और उस खेल की जहां पर हार को भी हथियार बना लिया जाता है। क्योंकि अमित शाह हमेशा से इतना ताकतवर नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह दौर भी आया जब उन पर गंभीर आरोप लगे, उनको जेल भी जाना पड़ा था, अपने ही राज्य गुजरात से ताड़पार कर दिया गया था। विरोधियों ने जश्न भी मनाया था, लगा कि अब अमित शाह का खेला खत्म हो चुका है। लेकिन शायद लोग यह भूल गए थे कि अमित शाह वो इंसान हैं जो हार से डरते नहीं हैं, हार को बल्कि हथियार बना लेते हैं। वजह है कि आज हम आपको सुनाएंगे अमित शाह की पूरी कहानी, वो कहानी जिसके बारे में दिल्ली की राजनीति में सिर्फ फुसफुसाहट होती है, वो कहानी जिसमें दोस्ती भी है, विश्वास भी है, रणनीति भी है और सत्ता का सबसे बड़ा खेल भी है। तो अब हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अमित शाह की पूरी कहानी को बड़े आराम से समझिएगा और देखिएगा और सुनिएगा। आइए तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक संपन्न गुजरात परिवार में हुआ था। उनके पिता अनिल चंद्र शाह एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन कहा जाता है कि अमित शाह की जिंदगी पर सबसे ज्यादा गहरा उनकी मां कुसुमबेन का पड़ा था। कुसुमबेन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थीं। सादगी, अनुशासन और संगठन, अमित शाह ने यही सब अपनी मां से सीखा। उनकी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के मानस गांव में हुई थी। यहीं से राजनीति का पहली चिंगारी भी उनके भीतर जली थी। कहा जाता है कि 1977 में सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार चुनावी पोस्टर चिपकाए थे। उसी उम्र में उन्होंने समझ लिया था कि राजनीति सिर्फ भाषण का खेल नहीं है बल्कि जमीन पर काम करने वाला ही असली खिलाड़ी होता है। और फिर 1982 में अमित शाह ने ABVP ज्वाइन कर लिया। यहीं से उनकी असली राजनीति ट्रेनिंग भी शुरू होती है। यहीं उन्होंने सीखा कि भीड़ को कैसे संभालते हैं, संगठन कैसे बनाते हैं और लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ना है। लेकिन अमित शाह का राजनीति में आना इतना आसान नहीं था।
उनके पिता चाहते थे कि बेटा खानदानी बिजनेस संभाले। कहा जाता है कि एक बार गुस्से में उनके पिता ने यहाँ तक कह दिया, या तो राजनीति छोड़ दो या फिर परिवार छोड़ दो। लेकिन अमित शाह ने बहस नहीं किया, अपना सामान उठाया और घर को छोड़कर निकल गए। यही वो पल था जिसने उन्हें अंदर से और ज्यादा मजबूत कर दिया था। और फिर बाद में दुनिया की कोई भी डर उन्हें डरा नहीं पाई। अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री से पढ़ाई की थी और यही साइंटिफिक सोच बाद में उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनी। वो राजनीति को सिर्फ भावनाएं से नहीं बल्कि गणित की तरह समझते थे। हर बूथ उनके लिए एक डेटा था, हर वोटर एक समीकरण था, हर चुनाव एक प्रोजेक्ट था। और फिर 1987 में उन्होंने औपचारिक रूप से भाजपा को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी जी से। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये दो लोग आगे चलकर भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा बदल देंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये भरोसे का रिश्ता था। एक ऐसा भरोसा जो राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा गया था, तब अमित शाह ही वो इंसान थे जो गुजरात में उनके आंख और कान बने हुए थे। और जब 2002 के बाद पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को घेर रही थी, तब अमित शाह उनके सबसे मजबूत कवच बनकर उनके सामने खड़े थे। और फिर यहीं से शुरू होती है भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर जोड़ की कहानी। और फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में एक ऐसा ताकत बन चुकी थी जिसे रोकना मुश्किल होता जा रहा था। अमित शाह पर्दे के पीछे रहकर वो सारे काम करते थे जो किसी बड़े नेता को जमीन पर मजबूती बनाता था। वो भाषण से ज़्यादा संगठन पर भरोसा करते थे। यही वजह थी कि बहुत जल्दी उन्होंने भाजपा के भीतर अपनी अलग पहचान बना ली थी। 1995 में जब गुजरात में भाजपा तेजी से उभर रही थी, तब अमित शाह ने बूथ स्तर पर ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया था जिसे देखकर बड़े बड़े नेता भी हैरान रह गए थे। वो हर छोटे कार्यकर्ताओं का नाम याद रखते थे, कौन किस इलाके में मजबूत है, कौन किस जाति में पकड़ रखता है, किस गांव में किस मुद्दे पर चुनाव जीता जा सकता है। अमित शाह इन सारी चीज़ों पर पूरा हिसाब रखते थे। इसी वजह से उन्हें धीरे धीरे भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार माने जाने लगा। 1997 में उन्होंने पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत भी हासिल की थी। इसके बाद 2002 में, 2007 में और फिर 2012 में भी लगातार जीतते चले गए थे। सच तो यहाँ पर यह है कि अमित शाह ने अपनी राजनीतिक कैरियर में कभी भी चुनाव हारा सीखा ही नहीं था। वो हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ते थे और जीतने के बाद तुरंत अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते थे। गुजरात में गृह मंत्री रहते हुए उनके पास कई बड़े मंत्रालय थे। पुलिस, जेल, कानूनी व्यवस्था, सहकारिता जैसे विभाग उनके हाथ में थे। लेकिन इस दौरान उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे थे। सोहराबुद्दीन और तुलसी राम प्रजापति केस ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी थी। विरोधियों ने उन पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया था। जितने भी ईडी हो, सीबीआई हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, भाजपा जो है इसका अपने चुनाव और अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो है इस्तेमाल करती है। मीडिया में लगातार हमला होने लगा था। विपक्ष को लगने लगा कि अब अमित शाह का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। फिर आया साल 2010, अमित शाह को जेल जाना पड़ा। उनके लिए ये जिंदगी का सबसे कठिन समय था। सिर्फ जेल ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात छोड़ने का आदेश भी दे दिया था। जिस राज्य में उन्होंने अपनी पूरी राजनीति खड़ी की थी, उसी राज्य से बाहर उनको कर दिया गया। विरोधियों ने जश्न मनाया। टीवी चैनल पर बहस होने लगी कि अब अमित शाह कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद लोग अमित शाह को समझ नहीं पाए थे। जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। कहा जाता है कि उन्होंने वहां घंटों बैठकर चाणक्य नीतियां और शिवाजी महाराज की रणनीति पढ़ते रहे। वो समझ चुके थे कि राजनीति में जिंदा वही रहता है जो सबसे बुरे समय में भी खुद को संभाल लेता है। उसी दौरान उनकी मां का निधन भी हो गया था। वो अपनी मां के आखिरी समय में उनके पास नहीं जा पाए थे और इसी दर्द ने उन्हें अंदर से और ज्यादा कठोर बना दिया। दूसरी तरफ उनका परिवार भी मुश्किल से गुजर रहा था, लेकिन उनकी पत्नी सोनल शाह हर हाल में उनके साथ खड़ी रही हैं। यही वो समय था जब अमित शाह ने तय कर लिया कि अगर वापसी करेंगे तो ऐसा करेंगे कि पूरा देश देखेगा। गुजरात से बाहर रहने के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो लगातार यूपी के नेताओं से मिलते रहें, जिलाओं का डेटा देखते रहें, जातीय समीकरण समझते रहें
और एक बहुत बड़े प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर दिल्ली जीतना है ना तो उत्तर प्रदेश जीतना होगा, और यहीं से शुरू हुआ 2014 का सबसे बड़ा राजनीति रणनीति। और फिर 2013 में भाजपा ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। उस वक़्त कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया कि जिसे ठीक से हिंदी बोलने नहीं आता है वो यूपी जैसे जटिल राजनीतियों को कैसे संभालेंगे। लेकिन अमित शाह ने यूपी पहुंचते ही साफ कर दिया कि वो यहां सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं बल्कि संगठन बनाने आए हैं। उन्होंने सबसे पहले बूथ स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। पन्ना प्रमुख मॉडल बनाया गया, हर वोटर तक पहुंचने का प्लान तैयार किया गया और फिर लाखों कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज खड़ा कर दी जो सीधे पार्टी की सिस्टम से जुड़े हुए थे। अमित शाह खुद रातों को 2-2 बजे तक बैठकर रिपोर्ट लेते थे। कहा जाता है कि वो अचानक किसी गांव के कार्यकर्ता को फ़ोन करके पूछते कि आज कितने घर गए थे, कितने वोटरों से मिले हो, उनकी समस्या क्या थी। इस एक चीज़ ने पूरे यूपी को भाजपा संगठन में मजबूत पकड़ बना दी थी। भाजपा ने गैर यादवों, पिछड़ों को और गैर जाटों, दलितों और छोटे जातियों समूहों पर खास फोकस करना शुरू कर दिया था। सपा और बसपा के पारंपरिक वोट बैंक को भी धीरे धीरे सिंध लगाना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की रैलियां ने माहौल पूरी तरीके से बदल दिया था। और फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। नतीजा आया तो पूरा देश हैरान रह गया। भाजपा और उसके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीट जीत लिया था। आज तक जितने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 73 सीटों पर अब तक लीड बना ली है, 73 आउट ऑफ 80। यह सिर्फ जीत नहीं थी, भाजपा राजनीति का पावर शिफ्ट था। उस दिन के बाद से अमित शाह सिर्फ गुजरात के नेता नहीं रहे, वह पूरे देश में भाजपा के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार बन चुके थे। विरोधी भी मानने लगे थे कि यह आदमी चुनाव को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि साइंस की तरह समझता है। 2014 की जीत के बाद अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और इसके बाद उन्होंने वो किया जो शायद भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ था। भाजपा ने उन राज्यों में भी अपनी सरकार बनाना शुरू कर दिया जहां कभी उनका नाम नहीं था। हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, त्रिपुरम हो गया, उत्तराखंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। हर जगह भाजपा तेजी से बढ़ने लगी थी। पूर्व उत्तर भारत जहां कभी भाजपा कमजोर मानी जाती थी, वहां अमित शाह ने संगठन खड़ा कर दिया। उन्होंने छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ जोड़ा और धीरे धीरे पूरे राजनीति समीकरण को बदल दिया। और फिर भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। करोड़ों सदस्य जोड़ने का अभियान चलाया गया। मिस्ड कॉल से सदस्यता अभियान शुरू हुई थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। अमित शाह अब सिर्फ चुनाव जीतने वाले नेता नहीं रह गए हैं, वो भाजपा नाम के मशीन के सबसे बड़े इंजीनियर बन चुके थे। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और ऐसा ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को फिर से रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा।